नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, कल भी जो है एफआईज की बिकवाली हुई और एफआईज ने जो है कल लगभग 4000 करोड़ के आसपास का शेयर बेचा। वहीं डीआईज जो है कल लगभग 3700 करोड़ के आसपास का शेयर खरीदा। देखिए, और ये एफआईज की जो बिकवाली है ये लगातार जो है 10वें दिन जो है ये चल रहा है, ये ऑन है और अब तक जो है वो 69,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है ये पिछले 10 दिनों में। अगर इस महीने की बात करें तो सिर्फ अक्टूबर में उसने 58,000 करोड़ का शेयर बेचा है। और जो है दूसरी बात की डीआईज जो है वो लगातार खरीद रहा है, वो 20 सितंबर के बाद से लगातार उसकी खरीदारी चल रही है और अब तक जो है वो 79,000 करोड़ का शेयर खरीद चुका है। देखिए, इसने बेचा है 69 करोड़ का और इसने खरीदा है 79 करोड़ के आसपास का। और इस महीने की बात करें अक्टूबर की तो डीआईज की खरीदारी जो है वो 57,000 करोड़ की है। वहीं एफआईज ने 58,000 करोड़ बेचा, डीआईज ने 57,000 करोड़ खरीदा। पूरे जब डीआईज ने पहली बार जब बेचा था उसके बाद से जो खरीद रहा है वो सिलसिला शुरू हुआ है जो है 20 सितंबर के बाद से 5,939 पे था। अब बाजार जो है पहुंच गया है 24,964 पे, यानी 1000 पॉइंट्स की कमी हुई है, यानी 4% गिरा है। मतलब ये इसको इस तरीके से देखिए कि डीआई जो है ये मतलब 20 सितंबर के बाद से लगातार खरीद रहा है और लगभग जो है वो 80,000 करोड़ का शेयर खरीद चुका है। और जो है एफआईज की बिकवाली चल रही है, वो लगभग जो है 70,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाजार जो है वो 4% गिरा है। तो इसका मतलब कि रिटेलर ने भी बेचा है, एचएनआई वालों ने भी बेचा है, तभी तो बाजार गिरा है जो है। तो इस तरीके से देखिए, जो एफआईज का जो रोल कहा जाता है, जो लोग अक्सर कहते हैं कि एफआईज चला जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसका फ़र्क पड़ेगा जो है। अभी हम लोग इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि एफआईज को इग्नोर करते हैं। आप सिर्फ एक छोटे से इशू को देख सकते हैं कि यहाँ से जो डीआईज लगातार खरीद रहा है और एफआईज लगातार बेच रहा है, तब भी हमारा बाजार जो है एक महीने के अंदर, मतलब एक महीना क्या, 20 तारीख से आप रखे 20 दिन के अंदर 4% नीचे डाउन हो चुका है। तो जो है इसलिए एफआईज को हम लोग पूरी तरीके से इस समय इस पोजीशन पे इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि देखिए, ये जरूर है कि एफआईज की जो बिकवाली हुई है ये पहले के ज़माने में अगर होता तो यहाँ से बाजार जो है लगभग जो है ये 4% जो गिरा है इसकी जगह 40% गिर गया होता इसी बिकवाली पे। लेकिन चूंकि ये आप लोगों की ताकत है, जो है म्यूचुअल फंड वालों की ताकत है, रिटेलर की ताकत है कि जो बाजार को थामे हुए रखा हुआ है और बाजार को ज़्यादा नीचे नहीं गिरने दिया है। लेकिन हमने सोचा कि फिर जो है ये एफआईज का जो पैसा लगा हुआ है हमारे मार्केट में वो कितना लगा हुआ है, तो उसका ज़रा लेखा जोखा किया जाए। तो ये जो हमारे पास जो डाटा आया था वो मार्च तक आया था। कभी मार्च में जो है इसका 16.43% था पूरे हमारे शेयर्स में, और सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो एफआईज की ही है। तो फिर मैंने उसमें जो बिकवाली किया है उसके बाद से मैंने उसको कैलकुलेट किया, तो लगभग जो है इस वक्त 16% के आसपास जो है एफआईज की हिस्सेदारी है हमारे शेयर बाजार में। यानी जो हमारा शेयर मार्केट है वो लगभग 465 लाख करोड़ के आसपास का है। तो इस तरीके से देखें तो एफआईज की जो हिस्सेदारी है हमारे शेयर मार्केट में वो 74 लाख करोड़ का है। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई इसको इस तरीके से देखा जाए कि इसके पैसे लगे कहाँ हैं। चूँकि ये जो बात होती है कि एफआईज बेच कर भाग जाएगा, तो क्या एफआईज पूरा बेच कर भाग जाएगा या क्या है, या बहुत सारी कंपनियों में उसके अच्छे खासे स्टेक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने स्टेक को लूज़ नहीं करना चाहेगा। वहाँ पे जो उसकी पकड़ है, देखिए एफआईज में क्या होता है कि एक कंपनी नहीं होता है, एफआईज में बहुत सारी कंपनियाँ होती है। बाहर की जितनी भी जो बहुत सारी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो जो यहाँ इन्वेस्ट करती है वो एफआईज कहलाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते, अगर कहीं हम देखेंगे कि 50% से ज़्यादा एफआईज की हिस्सेदारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी में उसका मालिकाना हक हो जाएगा। चूँकि मालिकाना हक तो उसके प्रोमोटर का ही है, उसकी हिस्सेदारी अगर 20% भी है 25% भी है तब भी उसी का हक है। चूँकि एफआईज में बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं और वो सारा जो अम्ब्रेला मिलकर जो बनता है वो एफआईज कहलाता है। तो इसमें हो सकता है कि जो एक व्यक्ति का जो होगा, अगर 50% के आसपास हिस्सेदारी है तो एक जो एफआईज का जो एक हिस्सा होगा उसका हो सकता है कि 10% हो, किसी का 8% हो, किसी का 6%, 4%, इस तरीके से फिर उसको हम लोग जोड़ते हैं पूरे ओवरऑल एफआईज पे। तो उस तरीके से अगर देखें इंडियन मार्केट में जो है एफआईज की हिस्सेदारी 74 लाख करोड़ की है। फिर मैंने इसको सोचा कि भाई देखा जाए कि ये बाकी शेयर्स में किस तरीके से लगाया हुआ है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी 50 के शेयर्स में है। पूरा का पूरा कर निफ्टी 50 का मैंने स्क्रीनर से निकाल कर सारा ये कैलकुलेट किया, ये कहीं मिला नहीं है, ये खुद से मैंने तैयार किया है। तो एफआईज जो है जो 50 कंपनियाँ हैं उसमें लगे हुए हैं इसके 48 लाख करोड़। मतलब आप 74 करोड़ के आसपास है और उसमें से
48 लाख करोड़ जो है वो लगे हुए हैं, मतलब लगभग रखिए 2/3 पैसे लगे हुए हैं निफ्टी 50 में उसके। फिर बाकी जो 50% से जो ज़्यादा हिस्सेदारी है उसकी, बहुत सारी कंपनी में हिस्सेदारी, उसमें से 2-3 कंपनियां जो है उसमें 200-300 करोड़ का था तो उसको छोड़ दिया हमने। तो जो बड़ी कंपनी जिसमें से 500 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर का है वैसी कंपनियों को लिया, तो उसमें से 50% से ऊपर जो स्टेक वाली जो है वो 9 कंपनियाँ हैं और इसमें टोटल उसका इन्वेस्टमेंट है लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास। और उसके बाद से जो 11 कंपनी ऐसी है जिसमें 25% से ज़्यादा उसका स्टेक है, और ये जो कंपनी को मैंने चुना उसमें जो 50,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका है उसी कंपनी को लिया, तो उसमें भी इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख करोड़ के आसपास है। बाकी 10% से ऊपर तमाम जगह बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इस तरीके से जो है 50 निफ्टी 50 का, 9 50% से ऊपर वाला और 11 जो है वो 25% से ऊपर 50,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला। तो इस तरीके से जो है हमारे पास 70 कंपनियां हैं। तो इस 70 कंपनी में जो है एफआईज का जो है इन्वेस्टमेंट है वो 56 लाख करोड़ का है, यानी 76% जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है इंडियन मार्केट में, उसमें से 76% जो है वो इन 70 कंपनियों में है। और इन कंपनी में ये सारी अच्छी कंपनी है। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में जो है 48% इसकी हिस्सेदारी है, एक्सिस बैंक में 52% है, श्री राम फाइनेंस में 54% है जैसे। और अगर आप इसको देखें क्या कहते हैं हीरो मोटर्स को, उसमें 30% के आसपास है, इन्फोसिस में 33% है। तो इस तरीके से जो है कोटक में 33% है, तो बहुत सारे, आईसीआईसीआई बैंक में 46% है। तो इनका जो है अच्छा खासा हिस्सेदारी है। तो ये नहीं कि वहाँ अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट कर देंगे। तो ये जो बात आती है कि एफआईज पूरा बेच कर भाग जाएगा, तो उस तरीके से नहीं है। ये अपना ट्रिम करता रहता है, इधर से उधर माल को करता रहता है, तो वो करता रहेगा। तो ये मतलब हम लोगों को इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से बहुत जो है ज़्यादा बेचकर वो भाग जाएगा। बेचेगा, देखिए चाइना में जो होगा उसके हिसाब से वो बेच सकता है, उसमें नो डाउट जो है। और देखिए इसके छोटे से बेच से जो हमारे शेयर बाजार में क्या फ़र्क पड़ा है, मतलब सोचिए कि उसने जो है सिर्फ 69,000 करोड़ के आसपास का शेयर बेचा है, और जबकि हमारे डीआईज बंधु जो हैं वो जो है 80,000 करोड़ के आसपास का खरीद चुके हैं, तब भी मार्केट 4% नीचे गिर चुका है। क्योंकि देखिए रिटेलर भी तो बेचता है ना, रिटेलर को भी अपना जो है उसका प्रॉफिट घट रहा होगा, तमाम बातें हैं। तो इस तरीके से तो आप ये देख लीजिए, आप उसको इस तरीके से समझिए कि एफआईज के बिकवाली से पूरे शेयर बाजार में कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एफआईज के बिकवाली से जो मेन देखिए आप, इसकी जो 70 कंपनियां हैं वो, अच्छा उसमें एक और रिपोर्ट सामने आई है कि जो ये 1% से ज़्यादा जो जिन कंपनियों में इसका पैसा लगा हुआ है वो उसमें 1446 कंपनियां हैं, मतलब 1400 के आसपास जो है ऐसी कंपनी है जिसमें 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। और 1% से कम एफआईज की जो हिस्सेदारी है वो 3200 कंपनियों में है, मतलब एग्जैक्ट फिगर है 3238 कंपनी, ठीक है। और टोटल जो है इस तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 4684 कंपनियों में है, और टोटल कंपनी है 5518 कंपनियां हैं। तो ये जो 1% से है बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों में इसके पैसे फंसे भी हुए हैं, तो तमाम बातें हैं। तो ये जो जिन कंपनियों में जो इनकी हिस्सेदारी है ज़बरदस्त ढंग से, तो जैसे जो 70 कंपनियों में, तो ये कंपनियां में ऐसा नहीं है कि ये बेच बाच कर यहाँ से समेट कर इसको भाग जाएंगे, है ना, इन कंपनियों में रहेंगे, है ना। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए चाइना का जो अगर स्टिमुलस पैकेज का जो आज ऐलान होने वाला है, अगर वो हो जाता है और वो पॉजिटिव रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एफआईज की बिकवाली आगे भी हो सकती है। क्योंकि ये अभी तक 10 दिनों तक तो रुका नहीं है, ये लगातार बेच रहा है। देखिए आज पूरी दुनिया की नज़र जो है वो चाइना पे है, और चाइना का फाइनेंस मिनिस्टर लैन वो आज पीसी करेगा 10 बजे वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से, तो हमारा टाइम हो गया 7:30 बजे के आसपास। और उस पर सबकी नज़र जो है लगी हुई है कि किस तरीके का स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करता है, और जो डिमांड उठ रही है वहाँ पे, जो पोल किया गया है, जो सर्वे हुआ है, और तमाम बातों को लेकर कि वो लोग चाहते हैं कि $283 बिलियन का जो है ये स्टिमुलस पैकेज आए। ये लगभग 2 ट्रिलियन युआन हो गया, अगर हमारे भारत के करेंसी में उसको कन्वर्ट करें तो 23,80,000 करोड़, 23,80,000 करोड़ रुपये का जो है स्टिमुलस पैकेज की मांग है। अगर इसके आसपास होता है या इससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे फिर रैली देखी जा सकती है, और अगर नहीं हुआ तो फिर चाइना का बाज़ार जो है उस तरीके से संभल नहीं पाएगा जो है। क्योंकि कल अगर आप देखें तो संघाई में जो है नरमी थी 2.5% के आसपास, लेकिन हांगकांग में तेज़ी थी 2.5% के आसपास। तो मतलब वेट एंड वॉच पे है वहाँ का बाज़ार, और उसके साथ साथ जो है पूरे वर्ल्ड जो है उस पे है। क्योंकि
उसका फ़र्क जो है वो जितने जो इमर्जिंग मार्केट हैं उस पर पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो MSCI वाले इसमें जो है लोग उसके हिसाब से जो है पैसे लगाते हैं। चाइना में अभी पैसे जा नहीं रहे थे, वो भारत में आ रहे थे, और भारत के बाद जो है ताइवान और जो बाकी जो है वियतनाम, थाईलैंड, इन तमाम देशों में भी जा रहा था। तो वो जो देखिए जो इमर्जिंग मार्केट के लिए जो पैसा है वही पैसा आएगा। अब वो पैसा अगर चाइना मजबूत हो जाता है तो वो पैसा घूम कर जो है चाइना में चला जाएगा। तो उससे जो है हम लोगों को भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, नो डाउट। अगर ये फ्लॉप हो गया तो ये जो 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ जो बेचा है FIs ने, ये पैसे फिर लौट कर हमारे देश पे आएगा। तो इससे जो है फिर हमारे शेयर बाज़ार में तेज़ी आ सकती है। ठीक, देखिए एक रिपोर्ट है जून 2015 में, चाइना में इसी तरह की बात थी और वहाँ पे जो है शेयर बाज़ार में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आई थी तमाम चीज़ों को लेकर कि चाइना का कदम है और तमाम चीज़। लेकिन जब वो फ्लॉप हो गया था तो वहाँ के शेयर में जो है 40% की कमी हुई थी, और ये अगस्त महीने में, मतलब 2015 के अगस्त महीने में 40% जो है उसका शेयर बाज़ार गिर चुका था। तो अब ये देखने की बात है कि आज स्टिमुलस पैकेज में क्या रहता है। देखिए मूडी की एक रिपोर्ट है कि जो अमेरिका जिस तरीके से चाइना पे रिस्ट्रिक्शंस कर रहा है उसका फ़ायदा जो है भारत को होगा, और भारत में खासकर 2 सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स और जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वाले इसमें। तो ये जो कंपनियां हैं कि अमेरिका चाहेगा कि वो कंपनियां जो हैं चाइना ना जाकर इंडिया आए और इंडिया से फिर वो माल जो है अमेरिका जाए। तो देखिए चाइना पे जो रिस्ट्रिक्शंस तो लगा रहे हैं ये लोग जो है, अभी हाल में ही यूरोपियन यूनियन ने जो है उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है रिस्ट्रिक्शंस, मतलब क्या उसमें ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, उसने 32.5% के आसपास टैक्स कर दिया था। अमेरिका और कनाडा ऑलरेडी उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है 100% का टैक्स लगाया हुआ है। तो चाइना तो सबके जो है किरकिरी तो बना हुआ है ही। देखिए हमारे देश में जो नेट डायरेक्ट टैक्स है, जो सरकार सीधे आपसे जो टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, एडवांस टैक्स लेती है शेयर्स वाला, कॉरपोरेशन वाला जो टैक्स होता है नगर निगम और तमाम चीज़ों का जो डायरेक्ट टैक्स लेती है, उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। ये 1 अप्रैल से लेकर 10 अक्टूबर तक का आंकड़ा है, और इसमें जो है ये 18% का ग्रोथ देखा गया है पिछले साल की तुलना में, और ये इस समय पहुँच गया है 11,30,000 करोड़ रुपये। बहुत ज़बरदस्त टैक्स ले रही है सरकार जो है। और इसमें से जो कॉरपोरेशन टैक्स है, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो वो हो गया लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास का जो है इनकम टैक्स जो है अब तक कलेक्शन हो चुका है। और अगर कॉरपोरेशन टैक्स की बात करें तो ये 5 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब कॉरपोरेशन टैक्स से ज़्यादा जो है इनकम टैक्स जो है लगा है सरकार का। देखिए सरकार जो है हम लोगों से जमकर कमा रही है, जो है हर चीज़ में टैक्स है बॉस। मतलब 33% तो है ही है, लेकिन आप जब ऊपर के ब्रैकेट में जाएंगे तो 39.83% लग जाता है टैक्स। उसके बाद से जितने सामान खरीदते हैं आप सब में लगा लीजिए एवरेज 18% तो ले ही रही है सरकार आपसे। अगर आपने गाड़ी खरीद लिया तो और टैक्स दीजिए। तो ये जो है पूरे तरह से आप एक तरीके से अगर कैलकुलेट करें तो जो है मेरे ख्याल से 45% के आसपास जो है सरकार आपसे टैक्स ले लेती है। अंत में आज का शेयर, तो आज जो है हम लोग TCS को लेते हैं। देखिए एक डिमांड आया था एक दर्शक का कि TCS के बारे में बताइए, चूंकि उसका जो है रिपोर्ट आ गया है, उसका जो है Q2 का जो है रिजल्ट आया हुआ है, तो उसके आधार पे आप उसको बताइए। देखिए ये जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर को जाकर खरीदें। जो भी करेंगे आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से पूछ पाछ कर करेंगे। देखिए TCS तो एक बेहतरीन कंपनी है, हालांकि मैं सोचा नहीं था कि TCS के बारे में बताऊँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जब एक डिमांड आया है तो वो पूरा कर देते हैं। तो TCS जो है एक बेहतरीन कंपनी है, टाटा ग्रुप का नाम है, अपने आप में जो है पर्याप्त है वो। अब इसमें हम ये देखें इसका जो है ग्रोथ जो है प्रॉफिट जो रहा है इस क्वार्टर में वो 5% का प्रॉफिट रहा, ग्रोथ जो है 8% के आसपास कर रहा है जो है। और एम्प्लॉइज़ जो लोगों को जो नौकरी रखे गए हैं वो उसमें वृद्धि हुई है। ये एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है IT में कि आपके यहाँ एम्प्लॉय की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, आपके यहाँ से एम्प्लॉय छोड़कर दूसरे कंपनी में भाग तो नहीं रहे हैं। ये भी एक फैक्टर होता है जो है IT कंपनी के लिए। तो इसमें TCS का जवाब नहीं है। दूसरी बात की जो US में जो फेड रेट कट हुआ है उससे जो बड़े मेजर IT कंपनी है उसको फ़ायदा होगा, और अगला भी जो होने वाला है उसका भी फ़ायदा होगा। तो इसमें से TCS जो है अव्वल है, नो डाउट। अब इसके जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो ये 15 लाख करोड़ के आसपास का जो है कंपनी है, और इसका P जो है 31.2 पे है, बढ़िया P है जो है। मतलब 30 से जो है नीचे रहे, अगर 20 से 30 के बीच में रहे तो बहुत बढ़िया होता है जो है। ROC जो है इसका गजब का है, 64% का ROC है, मतलब ज़बरदस्त ये जो है हो रहा है। और इसमें जो है पब्लिक की होल्डिंग जो है 5% से नीचे है जो है। DI इसका 11% है, जिसमें से अभी हाल में उसने जो है थोड़ा सा शेयर 0.39% शेयर खरीदा भी है। FIs की हिस्सेदारी
12.4% की है और उसने हाल के दिनों में 0.35% शेयर बेचा भी है जो है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी ज़बरदस्त है, इसमें 72% है। कर्ज मुक्त कंपनी है और नेट प्रॉफिट जो है इसका लगातार हर साल जो है बढ़ रहा है। 23 वाले में इसमें 42,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 24 वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो है 46,000 करोड़ का प्रॉफिट था और अब तक ये 48,000 करोड़ का प्रॉफिट कर चुका है। और इसका जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ का जो CAGR देखा गया है वो 47% का है पिछले 3 साल का। खबर है आज, कल मिलते हैं। और ये खरीदने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी कीजिएगा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से पूछ पाछ कर ही कीजिएगा।